हमारा अगला टॉपिक है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। तो उसमें दो अप्रोच है, एक क्लासिकल अप्रोच है, एक मॉडर्न अप्रोच है। तो क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो स्कूल ऑफ थॉट्स इन मैनेजमेंट। ठीक है। तो स्कूल ऑफ थॉट्स में क्या क्या है हमारे पास। अ, दो अप्रोच हो जाएंगे। एक हो जाएगा क्लासिकल अप्रोच। ठीक। तो क्लासिकल अप्रोच में क्या है, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है। थ्योरी या स्कूल। ठीक। तो साइंटिफिक वाले में क्या आ जाएगा कि सेपरेशन ऑफ प्लानिंग, डूइंग, फंक्शनल फोरमेंसिंग, जॉब एनालिसिस, स्टैंडर्डाइजेशन, साइंटिफिक सिलेक्शन, फाइनेंशियल इंटेंसिव, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। फिर उसके प्रिंसिपल्स आ जाएंगे। तो रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विथ साइंस, हार्मनी इन ग्रुप एक्शन, कोऑपरेशन, मैक्सिमम आउटपुट, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर, ये सब। फिर आ जाएगा दूसरा ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्कूल। ठीक है। तो दूसरा है ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्कूल। ठीक है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्कूल, इसमें डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, डिसिप्लिन, यानी इसमें क्या आएगा अपना 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आएगा। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें बाई हेनरी फायोल। ठीक। तो एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। फिर है ब्यूरोक्रेटिक स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है। यानी जैसे आईएएस, पीसीएस या ब्यूरोक्रेसी जो हम बोलते हैं, तो वहाँ क्या होता है, रूल ऑफ लॉ पे सारी चीज़ें चलती हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। फिर आता है ह्यूमन बिहेवियर स्कूल। ह्यूमन बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट। ठीक। तो ये क्लासिकल हो गए। मॉडर्न में क्या आता है, मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न में है अपना सिस्टम अप्रोच या सिस्टम स्कूल। पहला सिस्टम अप्रोच। दूसरा क्या है, कंटिजेंसी स्कूल। ठीक है। सिचुएशनल कंटिजेंसी अप्रोच या वेशनल सिचुएशनल अप्रोच। ठीक। ठीक है। तो सिस्टम अप्रोच हो जाएगी और कंटिजेंसी अप्रोच हो जाएगी। सिस्टम में हम दो तीन टाइप का सिस्टम बनाएंगे। अभी आगे देखते हैं सिस्टम अप्रोच में क्या होगा। जैसे प्रोडक्शन सिस्टम, टेक्निकल सिस्टम, सपोर्टिव सिस्टम, एडाप्टिव सब सिस्टम, यानी सिस्टम के अंदर हम सब पार्ट बना के करेंगे। कंटिजेंसी या सिचुएशनल अप्रोच में क्या होगा कि कोई बेस्ट, ये आइडिया कहाँ से आता है कि कोई भी पर्टिकुलर मैनेजमेंट हर सिचुएशन के लिए सुटेबल नहीं होता। तो इसमें हम कहते हैं कोई भी बेस्ट मैनेजरियल टेक्निक नहीं है, कोई बेस्ट वे नहीं है मैनेज करने का। ठीक है। तो ये आ जाता है कंटिजेंसी। और फिर आगे पढ़ेंगे मोटिवेशनल थ्योरी, मोटिवेशनल थ्योरी ऑफ मैस्लो, थ्योरी ऑफ हायरार्किकल नीड, और हर्बर्ट टू फैक्टर थ्योरी, और फिर लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखते हैं। पहला स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट, क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल में हम पहले साइंटिफिक थ्योरी बाई फेडरिक विंसो टेलर, यानी टेलर थ्योरी पढ़ते हैं। टेलर में क्या है, हर पर्सन का जॉब शुड बी ब्रोकन इनटू स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स, यानी जॉब को जो है छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लो, यानी ऑब्जेक्टिव्स को, जो काम हमको करना है छोटे छोटे पार्ट्स में कर लो।
ठीक है। और सारे एलिमेंट्स डिफाइन होने चाहिए और हर चीज़ करने का साइंटिफिक तरीका होना चाहिए। वर्कर्स शुड बी साइंटिफिकली सेलेक्टेड इन अ वेल डिजाइंड एंड ट्रेन मैनर। वर्कर्स को साइंटिफिकली सेलेक्ट करो और ट्रेन करो। ठीक है। सबके बीच में गुड कॉपरेशन होना चाहिए। डिवीजन ऑफ प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, यानी किसको क्या काम करना है वो सब वेल डिफाइंड होना चाहिए। एलिमेंट या टूल्स की बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट में, तो सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग। प्लान करने वाला पर्सन अलग होगा और काम को परफॉर्म करने वाला पर्सन अलग होगा। मतलब प्लानिंग सुपरवाइजर करेगा एंड वर्कर जो है केवल केवल काम पे ध्यान देगा। ठीक है, तो प्लानिंग का काम और करने का काम दोनों अलग अलग पर्सन करेंगे। फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब है कि जो हर फंक्शन के हिसाब से अलग अलग पर्सन होने चाहिए, यानी इंस्ट्रक्शन देने वाला अलग, टाइम एंड कॉस्ट का देने वाला अलग, डिसिप्लिन करने वाला आदमी अलग है। ये वर्कर्स को समय समय पे डायरेक्शन देंगे। ठीक है। और जो यानी हर काम के लिए अलग अलग असाइंड लोग हैं कि मेंटेनेंस का कौन देख रहा है। ठीक है, तो यानी स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है। जॉब एनालिसिस में क्या आता है, दिस हेल्प इन फिक्सिंग फेयर अमाउंट ऑफ वर्क, यानी सबका जो वर्क है यानी हमें फेयर पे करना है। ठीक है। फटीग स्टडी करके कितना किसको परेशान, मतलब सब कुछ जो यानी हमें एक फेयर पे इंश्योर करना है, यानी टाइम और टाइम के अनुसार और सबके वर्क के अनुसार पेमेंट होना चाहिए। ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है, यानी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड या मॉड इस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे हमें प्रोडक्शन करना है। टूल्स और जो सारी चीज़ें यूज करनी, सब कुछ एक एक प्रॉपर स्टैंडर्ड पे यूज करना है और सारी चीज़ें फिक्स होनी चाहिए। ठीक है। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, यानी वर्कर्स को साइंटिफिकली सेलेक्ट करना है और ट्रेन करना है। साइंटिफिकली सिलेक्शन या ट्रेनिंग का क्या मतलब है, अगर हमें मैकेनिकल का काम है तो हमें मैकेनिकल इंजीनियर हायर करना है, या मैकेनिकल अप्रेंटिसशिप के लिए मैकेनिकल ट्रेंड स्किल्ड वर्कर हायर करने हैं, तो या इलेक्ट्रिकल काम कराना है तो उसके लिए अलग ट्रेनिंग और अलग हायरिंग प्रोसेस हो। ठीक है, अलग तरीके से हो, यानी साइंटिफिक सिलेक्शन करना है। फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब जो अच्छा परफॉर्म करे उसे रिवॉर्ड देना है। ठीक है, इससे इफ़िशियंसी बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन की। इकोनॉमी, यानी टेलर ने कहा कि हमें इकोनॉमी को भी कंसिडर करना है, यानी प्रॉफिट के बारे में भी सोचना है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। मेंटल रिवोल्यूशन, यानी मेंटल चेंज होना चाहिए मैनेजमेंट में वर्कर्स के, यानी कॉन्फ्लिक्ट टू कॉपरेशन, यानी किसी में भी लड़ाई या भेदभाव ना हो, सब लोग कॉपरेशन में रहें। ठीक है। और मेंटल रिवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है, यानी कॉपरेशन की बहुत ज़्यादा नीड है, इसके बिना कोई भी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किए जा सकते ऊपर के। अब इसमें प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। टेलर्स टेलर ने जो प्रिंसिपल दिए थे वो क्या हैं, रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विथ साइंस, यानी रेदर देन हम अपने इंट्यूशन पे चलें, उसके अलावा उसको छोड़ के हमें साइंटिफिक तरीके पे ध्यान देना है। ठीक है। अ, हमें प्रिसीजन वर्क करना है, यानी hence is while the use of scientific method denotes precision in determining any aspect of work, the rule of thumb emphasizes estimation. Hence it is essential that all details should be measured precisely and should not be based on mere estimation. केवल estimation पे हमें काम नहीं करना है। ठीक है। और ये हारमनी इन ग्रुप एक्शन, यानी लोगों के बीच में म्यूचुअल हारमनी एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, जितने लोग काम कर रहे हैं या जो रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी जो वर्कर्स हैं, मैनेजर हैं, सब में हारमनी होनी चाहिए, ग्रुप में, हर टीम में। ठीक है। कॉपरेशन होना चाहिए, सब एक दूसरे को कॉपरेट करें रेदर देन इंडिविजुअलिज्म, कि कोई अपने गोल को फोकस कर रहा हो पर्सन, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आउटपुट, हमारी कोशिश होगी हम आउटपुट को हमेशा इंक्रीज करते रहें। और डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, यानी हमारे यहाँ काम करके, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करके वर्कर जो है क्या कहते हैं, वर्कर का डेवलपमेंट हो उस ट्रेनिंग से, जो भी वहाँ वर्क कल्चर है उससे। और वर्क जो रिक्वायर्ड मेथड ऑफ वर्किंग है उससे वो अपडेट, नए नए तरीके से वर्कर भी अपडेट होता रहे। ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्कूल की अब बात करते हैं। अगला हेनरी फायोल का। हेनरी फायोल में क्या है, इन्होंने 14 प्रिंसिपल हैं दिए हुए हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, पहला प्रिंसिपल है हेनरी फायोल का, डिवीजन ऑफ वर्क, यानी किसको क्या काम करना है, उसका वर्क जो है, हर पर्सन का वर्क जो है डिफाइंड है।
और ये मल्टीटास्किंग कल्चर से अलग है कि एक ही एम्प्लॉय को एक साथ ढेर सारे काम दे दिए गए हों। ठीक है। अथॉरिटी, यानी यहाँ एक चीज़ और ज़रूरत है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द मैनेजर नीड्स टू बी नेसेसरी अथॉरिटी इन ऑर्डर टू इंश्योर हिज इंस्ट्रक्शन। यानी जो अथॉरिटी, यानी जो इंस्ट्रक्शन देने वाला मैनेजर है उसके पास कुछ अथॉरिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, अथॉरिटी के साथ साथ उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। और किसी ऐसा नहीं हो कि अथॉरिटी वाला पर्सन अलग है और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पर्सन अलग है। यानी किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम करने की पर अथॉरिटी नहीं है, जिसके पास अथॉरिटी है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं पहला क्या था। Henry Fayol principle of management is based on the theory if employees given a specific task to do, they will become more efficient and skilled in it. This is opposed to a multitasking culture where employees given many tasks to do at once. In order to implement this principle effectively, look at the current skill set of each employee and assign them a task that so that they become proficient at all. ठीक है। अथॉरिटी की बात करूँ, हेनरी फायल प्रिंसिपल of management state that manager needs to have a necessary authority in order to ensure his instruction carried out by the employees. If manager did not have any authority, then they would lack ability to get any work done. However, this authority should come along with responsibility. According to Henry Fayol, there should be a balance between authority and responsibility. If there is more authority than responsibility, then the employees will get frustrated. ठीक है। if there is more responsibility than authority, then the manager will be frustrated. ठीक। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। For example, if an employee has been responsible for managing the department while planning the event but has no authority to make the design decisions or contact vendor to the get works done, तो no efficiency will be achieved. ठीक। डिसिप्लिन की बात करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी प्रिंसिपल स्टेट दैट डिसिप्लिन रिक्वायर फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू रन इफेक्टिवली। इन ऑर्डर टू हैव डिसिप्लिन एम्प्लॉयज, मैनेजर्स नीड टू बी बिल्ड कल्चर ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। यानी सबके बीच में अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा तभी डिसिप्लिन हो सकता है ना। एंड कोई भी रूल जो है, रूल तोड़ना जो है अलाउ नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। और कभी भी, और इस सब को अचीव करने के लिए गुड सुपरविजन और न्यायपूर्ण व्यवस्था होना चाहिए, यानी इम्पार्शियल जजमेंट होना चाहिए। एवरी एम्प्लॉय मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कीप डिसिप्लिन एटीट्यूड इन द वर्क प्लेस फॉर स्मूथ वर्किंग। यानी थर्ड हो गया डिसिप्लिन। उसके बाद क्या आता है, यूनिटी ऑफ कमांड। यानी दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट शुड बी क्लियर चेन ऑफ कमांड इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो कमांड आ रही है वो क्लियर चेन, प्रॉपर चेन से आनी चाहिए। यानी टॉप ऑर्डर से, टॉप ऑर्डर मैनेजमेंट, वाइस प्रेसिडेंट या जो भी है, उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर उसके बाद लोअर लेवल मैनेजमेंट, फिर उसके बाद वर्कर। ठीक। यानी एक वर्कर को क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए, उसके ऊपर कई सारे मैनेजर्स नहीं होने चाहिए। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी क्लियर चेन ऑफ कमांड, द एम्प्लॉय शुड बी क्लियर ऑन हुज इंस्ट्रक्शन टू फॉलो। अकॉर्डिंग टू फायोल, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन मैनेजर। ठीक है, ओनली वन मैनेजर से ऑर्डर मिलना चाहिए। ऐसा ना हो ये एक वर्कर है, ठीक है, और इसको कई सारे मैनेजर्स जो है ऑर्डर दे रहे हैं, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, इफ़िशियंसी इसकी घट जाएगी। ठीक है। इसके ऊपर एक ही मैनेजर होना चाहिए जो उसको ऑर्डर दे। ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, हेनरी फायल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट दैट वर्क टू बी डन शुड बी ऑर्गेनाइज इन सच वे दैट एम्प्लॉय शुड वर्क इन हारमनी टूवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव। यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक प्लान के अंदर काम कर रही है। ठीक है, अंडर डायरेक्शन ऑफ वन मैनेजर। ठीक। यानी सबकी काम करने का जो डायरेक्शन है, यानी ऑब्जेक्टिव है, सबका सेम होना चाहिए। ठीक। इसलिए एक मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए, एक एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी के लिए एक मैनेजर होगा जो प्लान करेगा। ठीक है। फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट सब मैनेजर्स में पास ऑन कर दिया जाएगा। कलेक्टिव इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें भी एक पर्सन के इंटरेस्ट के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन यानी ओवरऑल इंटरेस्ट को प्रेफर किया जाना चाहिए। ठीक है।
यानी पर्सनल इंटरेस्ट से ज़्यादा कलेक्टिव यानी कई लोगों के इंटरेस्ट पे काम किया जाना चाहिए। फिर रीन्यूमरेशन का मतलब है, रीन्यूमरेशन मतलब फेयर पे, यानी हेनरी फायल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट दैट एम्प्लॉय शुड गेट पेड फेयर वेजेस फॉर द वर्क। ठीक है, जिन्होंने जो भी उन्होंने काम किया उसका उन्हें प्रॉपर फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलना चाहिए ताकि वो मोटिवेट रह सकें वर्कर्स। ठीक है, प्रॉपर फेयर पे होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है इस कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है अथॉरिटी या टॉप टू बॉटम अप्रोच होना चाहिए, यानी सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए। यानी ऊपर एक पर्सन है, ठीक है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक है, फिर उसके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, फिर उसके नीचे ऐसे अलग अलग मैनेजर्स हैं। ठीक है, उस मैनेजर्स के अंदर ऐसे ऐसे वर्कर्स हैं। तो यानी ये सारा जो है ना टॉप टू डाउन अप्रोच होना चाहिए, यानी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होनी चाहिए। स्केलर चेन का क्या मतलब है? क्लियर चेन ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज, ठीक, एंड देयर सुपरवाइजन, यानी क्लियर चेन होनी चाहिए। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव स्पेसिफिक चेन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द हायर लेवल ऑफ सुपरवाइजर, highest from authority from the highest level of supervisor like founder or CEO to the lowest level of subordinates for the maximum प्रोडक्टिविटी। यानी एक स्पेसिफिक चेन या हायरार्किकल चेन फॉलो होनी चाहिए कि आपको, यानी वर्कर किसको रिपोर्ट करेगा, मैनेजर को करेगा या सीईओ के पास डायरेक्टली जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी इसके प्रॉपर स्केलर चेन होनी चाहिए। ऑर्डर, यानी सारी जो चीज़ें हैं ना, मैन पावर मटेरियल, सब एक प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए, यानी सारी चीज़ों का प्रॉपर ऑर्डरली प्लेसमेंट होना चाहिए सभी रिसोर्सेज का। यानी कहाँ कौन सी मशीनरी लगानी है, कौन सा डिपार्टमेंट किधर होना चाहिए, सारी चीज़ें एकदम फिक्स होनी चाहिए, इस ताकि जो है वर्क जो है इफ़िशिएंटली हो सके। Equity is a combination of kindness and justice. This principle states that managers should use kindness and justice towards everyone they manage. This creates loyalty and devotion among the employees toward the organization. ठीक है, सभी के साथ काइंडनेस और जस्टिस से ट्रीट आना चाहिए मैनेजर को, ताकि सभी लोग ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कनेक्टेड फील कर सकें। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द पर्सनल, यानी उस पर्सन के का जो टेन्योर है, यानी कब तक के लिए उसको हायर किया गया है, वो फिक्स ड्यूरेशन होना चाहिए। ऐसे ना हो कि काम करते समय वर्कर कहीं किसी और स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा हो। उसे जब तक उसे ये क्लियर नहीं होगा कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में इतने टाइम तक काम करना है, मैं लॉन्ग टर्म हूँ, तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो लॉन्ग टर्म अपने ना सपने देख पाएगा और ना ही सोच पाएगा। तो इसलिए इफ़ेक्टिव, क्लियर एंड इफ़ेक्टिव मेथड होना चाहिए वैकेंसी हैंडल करने के लिए और नए आदमी को ट्रेन करने के लिए, और सबका जो पीरियड है ना वो फिक्स होना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए। इनिशिएटिव की बात करते हैं, और जो एम्प्लॉई हैं ना वो उनको भी इनकरेज किया जाना चाहिए कि वो नए नए इनिशिएटिव लें, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेटेड फील करें, रिस्पेक्टेड फील करें, और वो कंट्रीब्यूट कर सकें कुछ भी नया प्लान करने के लिए या कुछ नया इम्प्रूवमेंट के लिए वो अपना सहयोग दे सकें। इसलिए इनिशिएटिव को भी इनकरेज किया जाना चाहिए। स्पिरिट डे और स्पिरिट लैटिन, क्या लैटिन भाषा में है, लैटिन या फ्रेंच में है, किसी भाषा में है। तो स्पिरिट का मतलब होता है स्पिरिट, और डी मतलब होता है इन, और कॉप्स मतलब होता है कॉरपोरेशन या टीम। तो ठीक है, ये इसका मतलब है टीम स्पिरिट, यानी पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयज़ हैं, सबके बीच में एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए, यानी सब लोग एक टीम की तरह काम करें। हैप्पी एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज आर मोर लाइकली टू बी प्रोडक्टिव एंड इफिशियंट। अगला है ब्यूरोक्रेटिक स्कूल बाय मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक स्कूल ऑफ थॉट भी दिया है। तो इसमें ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, यानी लेबर इज डिवाइडेड विथ अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी काम को जो है क्लियर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बांटा जाता है। इसमें प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की होती है, यानी इसमें इंसान जो पर्सनल आर सेलेक्टेड एंड प्रमोटेड बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन के बेस पर सिलेक्शन होता है और प्रमोशन होता है। रूल्स आर रिटन डाउन एंड अप्लाइड यूनिफॉर्मली एंड इम्पर्सनली, यानी रूल जो है सबके लिए होते हैं, रिटन डाउन होते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, समझ लो। प्रमोशन इनटू मैनेजमेंट इज ओनली थ्रू डिमॉन्स्ट्रेटेड टेक्निकल कॉम्पिटेंस, यानी प्रमोशन जो है वो टेक्निकल कॉम्पिटेंस के आधार पे होगा। रूल एंड प्रोसीजरल
इंश्योर रिलायबल एंड प्रिडिक्टेबल बिहेवियर, यानी रूल्स और प्रोसीजर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक आईएएस पीसीएस, यानी इसको हम ब्यूरोक्रेसी भी बोलते हैं। आईएएस पीसीएस में क्या होता है, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, रिटन रूल होता है, सब लोग अपने रूल से चलते हैं, और एक हायरार्की होती है। मतलब जैसे किसी तहसील की बात करें तो उसमें क्या होगा, ब्यूरोक्रेसी में, मान लो कोई लेखपाल है, लेखपाल के ऊपर कानूनगो होता है, ठीक है, और उसके ऊपर मान लो कोई एसडीएम हो सकता है, तहसील में, और उसके ऊपर कोई डीएम हो सकता है, डीएम के ऊपर कोई एरिया वाला इंचार्ज हो सकता है, सेक्रेटरी वगैरह एंड सो ऑन, ऐसे एक हायरार्किकल चेन होती है। तो यानी एक नीचे वाला पर्सन अपने जस्ट एपअप वाले को रिपोर्ट करता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि लेखपाल जा कर के सीधे जो है प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा है, नहीं, यहाँ पर एकदम हायरार्की, प्रॉपर हायरार्की फॉलो होती है, रिटन रूल होता है, ठीक। अगला है ह्यूमन बिहेवियर स्कूल, इज नॉन एज अ बिहेवियर साइंस स्कूल और ह्यूमन रिसोर्स स्कूल, लीडरशिप स्कूल, या इन कंट्रास्ट टू ह्यूमन रिलेशंस स्कूल विच एस्योर्स द हैप्पी प्रोडक्टर, in contrast to human relations school which assumes that happy workers and productive workers. Human behavior school has been goal and efficiency oriented. ह्यूमन बिहेवियर स्कूल में क्या होता है, मैनेजर्स आर बेसिक जॉब टू यूज़ द अनटैप्ड ह्यूमन पोटेंशियल इन द सर्विस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी मैनेजर है वो वर्कर को मोटिवेट करेगा ताकि वो वर्कर के पोटेंशियल को और इम्प्रूव कर सके, जगा सके, ठीक है। मैनेजर हेल्दी इन्वायरमेंट बनाएगा ताकि हेल्दी एंड कंफर्टेबल प्लेस बन सके काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। मैनेजर सबको डायरेक्शन देगा, अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन देगा, इनकरेज करेगा इंपॉर्टेंट मैटर पे पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। वर्क सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव होगा बाई प्रोडक्ट ऑफ सबऑर्डिनेट्स मेकिंग फुल यूज ऑफ पोटेंशियल, यानी हमें मोटिवेट करना है, यानी मैनेजर्स को मोटिवेट करना है वर्कर्स को ताकि मैक्सिमम आउटपुट आ सके। मॉडर्न अप्रोच है इसमें, सिस्टम स्कूल है और कंटिजेंसी स्कूल है। मॉडर्न थ्योरी में सिस्टम अप्रोच टू द मैनेजमेंट डिफर्स फ्रॉम दीज classical perspective because it acknowledges the impact of outside environment on the everything that happens within the organization. A system theory envisions organization as a porous entity that are generally affected by outside environment, यहाँ outside environment का ध्यान रखना होना चाहिए। as a computer related technology was introduced into the organization as a new style of approach which becomes known as the system approach began to emerge. This approach likes the organization to a system similar to that used in computer, तो यानी ये computer system से related है। The primary approach of this model to idealize the organization design according to टोनी डॉर्सन, द थ्योरी क्लेम दैट ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ सब सिस्टम, जैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें छोटे छोटे पार्ट होते हैं, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, ठीक है। तो वैसे ही प्रोडक्शन या टेक्निकल सब सिस्टम होना, ऑर्गेनाइजेशन को हम डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में तोड़ सकते हैं, जैसे एक प्रोडक्शन या टेक्निकल सिस्टम हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया सपोर्टिव सिस्टम, यानी जो सिस्टम सपोर्ट करता है, ठीक, सिस्टम को सपोर्ट करने वाले लोग हो गए, डिस्पोज करने वाले, सेल्स करने वाले, ये सब। फिर अगला है एडाप्टिव, द सिस्टम इंश्योर्स द ऑर्गेनाइजेशन एडाप्ट टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, या फिर एन एग्जाम्पल वुड बी द रिसर्च फंक्शन, यानी रिसर्च करने वाली भी एक विंग होनी चाहिए कंपनी में जो रिसर्च का काम करे और अडाप्ट करे नई नई टेक्नोलॉजी को। सपोर्ट स्टाफ होने चाहिए, यानी जो सपोर्ट करे काम को, जैसे कि इस ताकि स्मूथ फ्लो बना रहे। मतलब वाटर फैसिलिटी हो गया, या फिर क्लीननेस हो गई, या डिस्पैचिंग हो गई, ये सारी चीज़ें सपोर्टिव में आ जाएगी। प्रोडक्शन में क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन में यानी जो प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे हो, यानी एक्चुअल जो वर्कर्स के साथ काम कर रहे हो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ऐसे डिफरेंट। एवरी सिस्टम हैज अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मटेरियल एंड एनर्जी, दिस इनपुट गेट कन्वर्टेड इनटू आउटपुट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फैक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, दिस चेंज इन द प्रोसेस इज सिनर्जेटिक। Synergy means that the output of a system is always more than the combined output of the part, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट जो है कंबाइंड आउटपुट से ज़्यादा आएगा, मतलब आउटपुट ऑफ अ सिस्टम इज मोर देन द कंबाइंड आउटपुट ऑफ इट्स पार्ट, ठीक है। पार्ट्स वाइज जब काम होगा और उन सबको कंबाइन करके
यानी कलेक्टिवली सब काम करेंगे तो आउटपुट ज़्यादा आएगा। यानी इंटर रिलेटेड पार्ट्स मोर इफ़ेक्टिव होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मोर प्रोडक्टिव होते हैं रेदर देन वो अगर आइसोलेटेड काम करें। ठीक है। अ सिस्टम अडाप्ट्स द एडजस्ट टू चेंजिंग कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट। यहाँ चेंजिंग कंडीशन यानी इन्वायरमेंट में भी टेक्निकल एडवांसमेंट हो रही हैं, उन सब चीज़ों को भी हमें क्या कहते हैं, अडाप्ट करना होता है। सिस्टम अप्रोच में भी लिमिटेशन है। पहला क्या, इट इज़ टू एब्स्ट्रैक्ट टू बी यू ऑफ टू बी ऑफ मच यूज टू प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स। इट इज़ मेनली इंडिकेट दैट द वेरियस पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर इंटर रिलेटेड but fails to spell out precise relationship among these. Secondly, it lacks of universality and it precepts cannot be applied to all organization. इसे हमेशा नहीं यूज कर सकते हैं। अगला है कंटिजेंसी या सिचुएशनल अप्रोच, जहाँ पे हम ये लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए दीज आर सुटेबल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बट आर नॉट सुटेबल फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन। जो कंटिजेंसी अप्रोच है वो छोटे ऑर्गेनाइजेशन के नहीं, बड़े और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन के है, के लिए है। सिचुएशनल ये क्या करता है, सिचुएशनल अप्रोच रखता है। यानी बेसिक आइडिया ऑफ कंटिजेंसी अप्रोच दैट देयर कैन नॉट बी पर्टिकुलर मैनेजमेंट एक्शन वेयर विल बी सुटेबल इन ऑल सिचुएशन। यानी हमें हर सिचुएशन में एक जैसा काम नहीं होगा, हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होगा। rather than an appropriate action which is designed for on the basis of external environment and internal state needs. Contingency theory suggests that system approach does not adequately spells out the precise relationship between organization and environment. कंटिजेंसी अप्रोच क्या बताता है, देयर इज़ नो बेस्ट मैनेजरियल टेक्निक्स, देयर इज़ नो बेस्ट वे टू मैनेज। कोई भी बेस्ट तरीका नहीं, कुछ भी बेस्ट नहीं है। मतलब हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसी नीड है उस हिसाब से काम करना है। नो टेक्निक और मैनेजर प्रिंसिपल इज इफेक्टिव ऑल ऑफ द टाइम। कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी टेक्निक हमेशा इफेक्टिव नहीं है, हमें उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग डील करना है। शुड बी द क्वेश्चन पोज टू द वाट वर्क द बेस्ट, द सिंपल रिस्पॉन्स इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। क्या अच्छे से काम करता है, यानी क्वेश्चन अगर हम करते हैं कि कौन सी टेक्निक बेस्ट होगी, तो आंसर ये है कि ये डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। ठीक है। अब बात करते हैं मोटिवेशनल थ्योरी की। मोटिवेशनल थ्योरी जो है एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के लिए है। ठीक है। कैन हेल्प एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट स्टाफ टू डिटरमाइन द बेस्ट वे टू अचीव द बिजनेस गोल। ठीक है। इससे हम कोशिश ये होती है कि बेस्ट बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो या बिजनेस गोल अचीव हो। ठीक है। Successfully applying these theories can also help managers to support their employees efficiently. अब मोटिवेशनल थ्योरी की बात करते हैं, कौन कौन सी हैं। पहला है मैस्लो थ्योरी ऑफ हायरार्किकल नीड, और दूसरा है अ, दूसरा है हर्बर्ग टू फैक्टर थ्योरी। तो पहले वाले की बात करते हैं। हायरार्किकल नीड की क्या है, is a content based motivational theory. It outline the few basic needs that a person wants to fulfill. ठीक है। ये जो पर्सन की बेसिक नीड है, यानी उसको सबसे पहले फुलफिल करने की कोशिश करता है। तो एक इंसान की कई सारी नीड्स होती हैं, जैसे एक साइकोलॉजिकल नीड है, हाँ, ताकि फिजियोलॉजिकल, सॉरी, फिजियोलॉजिकल नीड है। तो फिजियोलॉजिकल नीड क्या है, यानी उसे फिजिकल चीज़ें चाहिए, भौतिक सुविधाएं, भौतिक चीज़ें चाहिए, जैसे कि वाटर, शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान, हिंदी में बोले तो। ठीक है। तो साइको फिजियोलॉजिकल नीड चाहिए उसको, वो फुलफ़िल होनी चाहिए जॉब करके, पहली चीज़। और उसके बाद उसे सेफ्टी इंश्योर होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी इंश्योर होनी चाहिए जहाँ पे भी वो वर्कर काम कर रहा है या एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो एम्प्लॉयज़ की एक्सपेक्टेशन और जॉब सिक्योरिटी दोनों मैच होनी चाहिए। सोशलाइजेशन नीड क्या है, यानी सोशलाइजेशन नीड ये है कि एम्प्लॉय को फ्रेंडशिप डेवलप हो, सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप हो, एक अच्छा माहौल मिले। और ये कैसे नीड्स बाय क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयज़ टू बॉन्ड बाय होस्टिंग कंपनी लॉन्चेस द टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़। ठीक है। सोशलाइज उसका सोशल ग्रोथ हो, या सोशली भी
बेनिफिशियल हो उसके लिए। स्टीम क्या है, यानी कम सेल्फ स्टीम बोलते हैं। एक तो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कोई काम करना आपके पास, आप ये हम ये काम कर पाएंगे, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। लेकिन वही काम अगर आप कई बार कर चुके होते हैं तो उस चीज़ को बोलते हैं स्टीम्ड। ठीक है, तो अगर वो पर्सन इस तरह ट्रेन हो रहा है तो उसकी सेल्फ स्टीम में इंक्रीज होना चाहिए, यानी पर्सन कॉन्फिडेंट फील करे और उसकी सेल्फ स्टीम बढ़े। Recognizing a professional achievement and providing positive feedback are two methods that can build their self esteem। यानी अगर किसी पर्सन ने कोई बहुत वर्कर ने कोई बहुत अच्छा टास्क परफॉर्म किया है, कोई स्किल अचीव की है और कुछ कंट्रीब्यूशन किया है किसी प्रोडक्शन के लिए, तो उसे इनकरेज किया जाना चाहिए। इनकरेज करने से या प्रोफेशनल अचीवमेंट को इनकरेज करने से क्या होता है, सेल्फ स्टीम बढ़ती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, इस लेवल तक पहुंचने के लिए एम्प्लॉय को जो है कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल गोल अचीव करना होता है, ताकि वो अपने वर्क प्लेस के मतलब जो अपने वर्क प्लेस पे है वहाँ पे वो कम्पीट कैन मोटिवेट देमसेल्स टू कंप्लीट वर्क प्लेस गोल इफेक्टिवली। यानी उसे लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल ग्रोथ, यानी जो एम्प्लॉय है उसका लॉन्ग टर्म जो गोल है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मैच हो जाए, अलाइन हो जाए, यह है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगला है हर्जबर्ग थ्योरी ऑफ हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। इसमें क्या है, ये कंटेंट बेस्ड थ्योरी है। इसमें क्या है, मतलब हाइजीन फैक्टर। हाइजीन से क्या मतलब होता है, यानी हेल्दी। हाइजीन हम कहाँ पे देखते हैं, यानी अपनी सराउंडिंग के लिए भी रिलेटेड होता है, यानी हेल्दी एक्सटर्नल कंडीशन मिले। यानी ये फैक्टर क्या है, अफेक्टिंग द सेटिस्फेक्शन रिलेटिंग टू द वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, प्रोफेशनल रिलेशनशिप की बात करता है, ऑफिस पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, रूल ऑफ कंडक्ट, एटीट्यूड ऑफ सुपरवाइजर। improving a few hygiene factors can help to decrease in dissatisfaction and improve motivation among the employees। यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अच्छा करना हाइजीन फैक्टर में आता है। मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होता है, यानी पर्सन को मोटिवेशन मिले। ठीक है, मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, जैसे कि प्रोफेशनल अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैरियर पर्सनल ग्रोथ आर द, यानी जो पर्सन एम्प्लॉय वहाँ के काम कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसे धीरे धीरे प्रमोशन मिले, ग्रोथ मिले, इंसेंटिव्स मिले। ठीक है, तो इससे ताकि उसका मोटिवेशन बढ़े। ठीक है, तो ये मोटिवेटिंग फैक्टर हो गया। अगला टॉपिक है लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल क्या है, बिहेवियरल अप्रोच है, जो कि जिसमें लीडर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं टू द सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, हर किसी को पार्टिसिपेट करना होता है डिसीजन में, यानी सभी टीम मेंबर्स के इनपुट को ध्यान रखा जाता है और सभी को इनकरेज किया जाता है। कोलैबोरेटिव होता है। ठीक है, कंसल्टिव होता है, यानी सबसे पूछा जाता है और हर कोई जो है, एवरीवन है, एवरी ईच टीम मेंबर हैज एन अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू द डायरेक्शन ऑन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, यानी हर कोई यहाँ पार्टिसिपेट करता है। ये सबसे पॉपुलर लीडरशिप है, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ठीक है, अथॉरिटी लीडरशिप क्या है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या है। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, डायरेक्ट अपोजिट ऑफ डेमोक्रेटिक होता है, क्योंकि इस केस में लीडर ही सारे डिसीजन लेता है बिहाफ ऑफ द टीम। किसी से कुछ भी नहीं पूछा जाता है और सबको केवल डिक्टेट कर दिया जाता है, और इसमें लीडर के पास एब्सोल्यूट पावर होती है। ठीक है, और जो भी डिसीजन लेता है वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि सभी लोग उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इससे कुछ लेवल ऑफ फियर भी टीम के अंदर बनता है। It can this autocratic leadership style can be very retrogressive and fuels employee disgruntlement, या since most decision would not be in the employee's interest। यानी ये अनसेटिस्फैक्शन की तरफ भी लीड कर सकता है। लेज फेयर रिलेशनशिप लीडरशिप क्या है, is accurately defined if the hands of passive approach to leadership instead of leaders provide their team members with necessary tool and information to carry out their work task। ये let them be टाइप है, मतलब कि सब रिसोर्सेस प्रोवाइड कर दिया जाता है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है जो टीम मेंबर्स हैं वो खुद करके देंगे। ठीक है, लीडर्स जो है स्टेप बैक कर लेते हैं, लेट्स द टीम मेंबर वर्क विदाउट सुपरविजन। ठीक है, लीडर जो है वो
सबको खुला छोड़ देता है वर्कर्स को, एंड जो टीम मेंबर्स हैं वो खुद प्लान करते हैं, डिसीजन लेते हैं, टैकल करते हैं प्रॉब्लम्स को और कंप्लीट करते हैं प्रोजेक्ट को। इसमें जो है कब ये होता है, ये जो उन एम्प्लॉयज़ के लिए लागू होता है जहाँ पर क्रिएटिव, स्किल्ड और सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। और इसमें जो है अगर टीम ऑर्गेनाइज नहीं है तो यहाँ क्विकली जो है कन्फ्यूजन और केओस आ सकता है इस लीडरशिप में। ये सबसे लीस्ट इफेक्टिव होती है लेकिन सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग होती है, लेस फेजर रिलेशन लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या होता है, जो हमारा मैनेजर है या जो लीडर है वो जो वर्कर्स का बेस्ट ऑफ द पोटेंशियल निकालता है टीम का और उन्हें एकदम कंसिस्टेंटली पुश करता रहता है ताकि वे एकदम ट्रांसफॉर्मेशन या एक कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट करते हैं, ठीक है। जैसा और ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का काम क्या होता है कि एकदम ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को एकदम बदल देना, उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर लाना और उनको ऐसी ऐसी अचीवमेंट दिलाना जो वो शायद ना सोचे हों। टू बी इफेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन लीडर शुड possess high level of integrity, emotional intelligence and shared vision of future and empathy and good communication skill। ये हाई ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है जहाँ पे हमें बाउंड्रीज को पुश करना होता है। जैसे एआई इनोवेशन करना है या कोई कंपनी कैसे सोचेगी कि हम एक नई चीज़ लेकर के आए, तो ऐसी कंपनी है जहाँ पे एकदम जो चीज़ कभी पहले नहीं बनी है वो बनाना होता है। तो वहाँ पर हमको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की ज़रूरत होती है। ट्रांजेक्शनल लीडरशिप, ट्रांजेक्शन मतलब जैसे पैसे का लेन देन, ठीक है। तो यानी ये ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, गिव एंड टेक टाइप में, यानी काम करो पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इसमें पैसे या जो गिव एंड टेक होता है, इस वजह से टीम मेंबर मोटिवेट होते हैं और एग्री होते हैं काम करने के लिए। ब्यूरोक्रेटिक क्या है, ब्यूरोक्रेटिक क्या होता है, गो बाई द बुक होता है। ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, जैसे ब्यूरोक्रेसी हम लोग बोलते हैं, उसमें क्या होता है एक हायरार्की बनी होती है और बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। इसमें एक पर्सन सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो हर किसी को फॉलो करना होता है। सर्वेंट लीडरशिप में क्या होता है, लीडर जो है खुद को एज ए सर्वेंट शो करता है और टीम टीम के पहले टीम को आगे रखता है और खुद को पीछे रखता है। सर्वेंट खुद करके चीज़ों को, यानी लीडर चीज़ों को पहले खुद करके अपनी टीम के सामने दिखाता है और सबको कहता है, एग्जाम्पल सेट करता है कि मैं कर पा रहा हूँ तो तुम लोग भी ऐसे ही करो, ठीक। सर्वेंट लीडरशिप रिक्वायर्स लीडर्स विथ हाई इंटीग्रिटी एंड मैनिफिसेंस, पता नहीं क्या लिखा है, यानी इट क्रिएट्स द पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड मोरल भी बढ़ाता है, यानी लीडर सामने से आके खुद काम करके दिखाता है। अगला टॉपिक है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक स्ट्रेटजिक अप्रोच होती है जहाँ पे इट इज़ अ प्रोसेस वेयर द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिफाइंड एंड कन्वेड बाय द मैनेजमेंट टू द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इंटेंशन टू अचीव ऑब्जेक्टिव। मतलब कि हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई प्लान है, उस प्लान को छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में तोड़ लिया गया और उसके बाद सबको कन्वे कर दिया जाता है। जैसे कि प्रोसेस की अगर बात करें, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का गोल डिफाइन करो, फिर गोल हो गया, गोल को छोटे टुकड़ों में जब तोड़ा जाता है तो उसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, यानी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर दो कि क्या क्या किसको किसको काम करना है, फिर उस ऑब्जेक्टिव को सबको बता दो, कन्वे द ऑब्जेक्टिव्स। फिर सबकी परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहो, परफॉर्मेंस को इवेलुएट करो और सबको फीडबैक प्रोवाइड करो, और किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको अप्रेजल या रिवॉर्ड दो। तो ये स्टेप्स हो गए, यानी ऑर्गेनाइजेशन गोल डिफाइन करो, ठीक है, प्लान करो कि करना क्या है, यानी ऑर्गेनाइजेशन हैव टू प्लान, यानी टॉप लेवल लीडरशिप विल प्लान। फिर टॉप लीडरशिप क्या करेगी, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करके और मिडिल लेवल मैनेजर्स को पास ऑन कर देगी। अब ऑब्जेक्टिव्स आ गए, उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव्स को भेज दिया जाएगा, वर्क होगा, ठीक है। अब सबकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस को फिर इवेलुएट किया जाएगा, जो अच्छा करे, और अगर किसी ने कुछ कैसा अच्छा किया बुरा किया सबको फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा ताकि लोग अपने आप को जज कर सकें कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। और परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसे एक अच्छा
अप्रेजल यानी अच्छा रिवार्ड मिलना चाहिए। तो ये हो गया पर ये है प्रोसेस। इसमें क्या क्या है? डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन गोल, गोल के बाद एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें, ऑब्जेक्टिव के बाद कंटिन्यूस मॉनिटरिंग पर ऑफ द परफॉर्मेंस, फिर फीडबैक प्रोवाइड करना, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल करना। ठीक है, ये गोल ओरिएंटेड होता है। इसमें सभी के पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होती है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में। ये रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, ये सिस्टम अप्रोच है और ये रिसोर्स को बहुत ऑप्टिमाइजली यूज करता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, लिमिटेशन क्या है? कई बार ये वर्किंग कंडीशन को इग्नोर कर देता है, जैसे हमें बता दिया गया कि ये करना है। कई बार हो सकता है कि ऐसा काम मिल गया है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेस हैं या वर्किंग कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। लेट से ऑर्गेनाइजेशन में कई लोग हैं और सबके पीसीज पुराने हैं और सारे जो वर्कर्स हैं उनको बोल दिया गया है कि वीडियो एडिटिंग करनी है। ठीक है, तो होगा क्या, वीडियो एडिटिंग के लिए अच्छे पीसीज चाहिए होते हैं, तो पर फिर भी ऑब्जेक्टिव पूरा करना है तो लोग किसी तरह टाइम लगा करके पुराने पीसी पे काम करेंगे। या एक एग्जांपल हो सकता है ऐसा। यानी यहाँ पर गोल पे ज़्यादा इम्फेसिस होता है रेदर देन टारगेट। ठीक है, मैनेजर्स पुट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे मैनेजर जो है हमेशा एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर भी डालते हैं ताकि जल्दी काम हो और ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो, यानी ऑब्जेक्टिव जल्दी अचीव हो। और मैनेजर्स समटाइम ओवर इम्फेसाइज द टारगेट सेटिंग, कभी कभी ओवर इम्फेसिस हो जाता है। ठीक है, कंपेयर टू ऑपरेशनल इश्यूज एज ए जनरेटर ऑफ सक्सेस। ठीक, मैंने एमबीओ अप्रोच डज नॉट emphasize the significance of contest wherein the goals are the set। ठीक, ये कई बातें हो गई इसकी। अब आता है अगला, मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन में क्या होता है कि इट ऑथराइजेज द कंपनी मैनेजमेंट टू फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल मैटर फर्स्ट। ठीक, ये एक्सेप्शन यानी जो सबसे ज़रूरी है, सबसे क्रिटिकल इश्यूज हैं उनको पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। to complete the at the same time facilitate the front line employees to complete their routine activities। एक रूटीन काम है वो तो रोज होते रहना चाहिए, लेकिन कोई भी एक्सेप्शन अगर जरूरी आ गया तो उसे तुरंत पूरा करना है। hence the supervisor can dedicate their effort and attention to more pressing issues। ठीक है, as this approach employees can bring only those issues to the management which are crucial in nature। यानी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनको वही बातें बताई जाती हैं जो मतलब जो जस्ट एबव लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, यानी एम्प्लॉयज़ जो है अपने सुपरवाइजर या मैनेजर को केवल वही बात बताते हैं जो ज़रूरी है और उसे किया जाना बहुत ज़रूरी है। इस अप्रोच में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है कुछ सर्टेन टास्क के लिए। ठीक है, अगर तब भी डेविएशन होता है और उसे तब नहीं समझ आता है एम्प्लॉय को क्या करना है, दिस कॉजेज डिफिकल्टी इन द बिजनेस एंड एम्प्लॉयज आर नॉट एबल टू मैनेज एट देयर लेवल। ठीक है, इन दिस केस एम्प्लॉयज शुड रीच आउट टू देयर इमीडिएट बॉस टू इन्फॉर्म हिम और हर एट द सेम टाइम। यानी अगर एम्प्लॉय है किसी काम कोई काम कर रहा है और उससे नहीं मैनेज हो पा रहा है, तब वो जाएगा टॉप लेवल को इन्फॉर्म करने, या उसके टॉप लेवल यानी उससे जस्ट ऊपर वाले बॉस को। और उससे भी नहीं हो रहा है, वो खुद ट्राई करेगा फिर जाएगा। यानी हमेशा डायरेक्टली जो है अपने से टॉप लेवल को हमेशा नहीं इन्वॉल्व करना है। इससे क्या होता है, इट एम्स द यूटिलाइजिंग टाइम ऑफ मैनेजमेंट इन द बेस्ट मैनर। दिस इज पॉसिबली इन्वॉल्विंग देम ओनली इन वेयर द डिस्पेंसरीज फ्रॉम द रूटीन टास्क। अगर रूटीन टास्क में कुछ गड़बड़ हो गई तब बना दो। लेट से कि कोई बिस्किट की फैक्ट्री है और कई सारी फैक्ट्रियां हैं। ठीक है, तो एक फैक्ट्री किसी लोकल इलाके में लगी हुई है, जैसे मान लो एक बिस्किट की फैक्ट्री है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये किसी एक कंपनी की ब्रांच है, ये वाली और ये वाली। यहाँ सब काम बढ़िया चल रहा है, यहाँ का एक ब्रांच मैनेजर है, यहाँ का एक ब्रांच मैनेजर है। ठीक है, ये तब तक ऊपर वाले को नहीं कर परफॉर्म बताएगा जब तक यहाँ ये सारी चीज़ें अपने लेवल पे हैंडल करेगा, ये सब अपने लेवल पे हैंडल होगी यहाँ पे। इस आदमी को यानी जो टॉप लेवल पे है उसको तभी बताई जाएंगी जब इस वाले मैनेजर के यानी यहाँ के टॉप मैनेजर से हैंडल नहीं होगा। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, यहाँ काम वर्क स्मूथली चल रहा है, इधर स्मूथली चल रहा है, और इस जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको टाइम मिल गया और एक्स्ट्रा काम करने का। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इजी डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
सेव्स टाइम, इसमें टाइम बहुत बचता है। ऑप्टिमाइजेशन, यूज ऑफ एबिलिटी का यहाँ ऑप्टिमाइजेशन यूज होता है। ऑब्जेक्टिव में रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइज यूज हो रहा था। ठीक है, यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, डेवलप्स, यहाँ सबऑर्डिनेट हमेशा प्रॉब्लम फेस करते हैं, सबऑर्डिनेट्स का ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, MBO इज़ द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग गोल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, establishing goals for employees so that they can aware what they expected to do the workplace। यानी MBO क्या है, वो और एम्प्लॉयज़ को बताता है ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि उसे क्या क्या करना है। ऑन द अदर हैंड, MBE is a management approach that hints the manager regarding when the focus or attention is necessary। यानी इसमें मैनेजर को तभी बताया जाता है जब अटेंशन या फोकस की ज़रूरत हो। द पर्पज ऑफ MBO इज़ टू मेजर एंड जज द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। MBO में परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को मेजर किया जाता है। रिलेटेड टू द इंडिविजुअल, यहाँ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की ज़्यादा एम्फेसिस होती है। ठीक है, और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल से। ऑन द अदर हैंड, पर्पज ऑफ MBE इज़ टू फ्री अप द वैल्यूएबल टाइम ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट सो दैट दे कैन फोकस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज फर्स्ट। MBE में क्या होता है, मैनेजर को फ्री मैंने टॉप मैनेजमेंट को फ्री रखा जाता है ताकि वो और आगे का सोच पाएँ। MBO इज़ द फिलॉसफी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। MBO में क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में डिसेंट्रलाइजेशन की फिलॉसफी यूज होती है। यानी अगर एक टीम को एक ऑब्जेक्टिव दे दिया गया तो अपना ऑब्जेक्टिव अपने लेवल पे हैंडल कर रही है, दूसरी टीम अपने लेवल पे हैंडल कर रही है। ठीक है, और MBE जो है एक कंट्रोल टेक्निक है। ठीक है, इसमें हायरार्की फॉलो होती है, लेकिन कब, जब भी एक्सेप्शन होगा तब वो अपर लेवल को इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ MBO पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट इज हाई। MBO में पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, मैनेजमेंट का जो पार्टिसिपेशन है वो एम्प्लॉयज़ के साथ में ज़्यादा होता है। MBE में क्या होता है, मैनेजमेंट ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, एम्प्लॉय ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं वर्क पे। ठीक है, MBO में रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई एम्बिग्विटी कभी भी जनरेट नहीं होती है, लेकिन MBE के केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी की एम्बिग्विटी यानी कौन काम किसको करना है, ये थोड़ा सा एम्बिगुअस या कन्फ्यूजन जनरेट हो सकती है। मेन ऑब्जेक्ट फंक्शन ऑफ MBO assist the management in setting goal for organization which are in harmony with the company's goal। यानी एम्प्लॉय की गोल और हर कंपनी की गोल हारमनी में होती है। और MBE के केस में क्या होता है, अगर कुछ डेविएशन होता है रूटीन वर्क से तभी टॉप लेवल को इन्फॉर्म किया जाता है।